Hi beauties, welcome back to my YouTube channel Fashion Bookable. How are you guys? Hope you all are doing well. Well, I bring a most useful video for you and this is your fashion subject topic, Principle of Design, which is part 2. Students, we already made part 1 in which I explained principles such as unity, balance or proportion. We have completed 3 points in previous video. Now in this video I will explain remaining points such as rhythm and emphasize. ठीक है ना? And I explain these points in Hindi so that you can easily understand these points, what exactly I want to say. So without any further ado, let's get start the video. So students, जो हमारा 4th पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का, वो है रिदम. हमने 3 पॉइंट्स लास्ट वाली वीडियो में कवर कर लिए जैसे मैंने आपको बताया. तो इस वाली वीडियो में हम अपना नेक्स्ट वाला पॉइंट कवर करेंगे विच इज़ रिदम. एंड व्हाट इज़ रिदम? रिदम क्या होता है? बेसिकली रिदम एक प्रिंसिपल है. रिदम एक प्रिंसिपल है जो कि हमें ये बताता है कि तुम्हें कितने अमाउंट में और किस तरह एलिमेंट को यूज़ करना है किसी भी गारमेंट में या किसी भी इलस्ट्रेशन में. ठीक है ना? मैं आपको अभी डिटेल में बताती हूँ कैसे. लाइक रिदम का मतलब होता है लय. किसी भी चीज़ में एक रिदम होना, एक फ्लो होना. ठीक है, जो कि क्या देता है, मीन्स विच गिव्स द मूवमेंट ऑफ अ डिज़ाइन. जो किसी भी डिज़ाइन को मूवमेंट प्रोवाइड करे, एक फ्लो प्रोवाइड करता है डिज़ाइन को, जिसमें जो हमारी आइज़ हैं वो एकदम स्मूथली ग्लाइड कर जाती हैं उस डिज़ाइन से. तो उसे हम बोलते हैं रिदम. कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ. देखो, जो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है विच गिव्स द मूवमेंट ऑफ अ डिज़ाइन, जो कि डिज़ाइन को मूवमेंट दे, वो क्या है? रिदम. रिदम मीन्स लय होना, एक फ्लो होना किसी भी डिज़ाइन में, किसी भी पैटर्न में या किसी भी एलिमेंट में. लाइक लाइन हो गया, शेप हो गया या कोई भी डिटेल्स होगी, उसमें एक फ़्लो होना चाहिए. और वो फ़्लो किस चीज़ का होना चाहिए वो अभी मैं बताती हूँ आपको. ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. रिदम जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ड्रेस डिज़ाइन में. ठीक है, क्योंकि एक तो ये जो डिज़ाइन हम क्रिएट करते हैं किसी भी ड्रेस में या डिज़ाइन गारमेंट में, तो ये क्या करता है, ये हमारी जो आई की मूवमेंट होती है उसको स्मूथली ग्लाइड करने देता है. यानी कि एक डिज़ाइन से दूसरे डिज़ाइन पर हमारी जो आइज़ का फ्लो है वो स्मूथली ग्लाइड हो जाता है. हम आराम से किसी भी पर्टिकुलर डिज़ाइन को स्मूथली देख सकते हैं. ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि ऑर्डर में मूवमेंट को अरेंज करना मीन्स लाइक हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, लाइन, शेप, कलर. लाइन, शेप, कलर में रिदम होनी चाहिए. जब हम किसी भी गारमेंट को बना रहे हैं, कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, कहीं पर भी किसी भी चीज़ में हम क्योंकि कोई भी जो चीज़ है ना हमारी, वो विदाउट एलिमेंट्स के नहीं बन सकते. अब किसी भी चीज़ को ले लीजिए. लाइक अगर हम एक टेबल का ही एग्जांपल लेते हैं, टेबल कैसे बनता है? टेबल की शेप क्या होती है? सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर सोचो अपने माइंड में कैसा होता है. एक रेक्टेंगल की शेप होती है, तो रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल के अंदर क्या यूज़ हो रहा है? लाइंस यूज़ हो रही हैं. ठीक है ना? स्ट्रेट लाइंस उसमें यूज़ हो रही है जिसकी वजह से वो एक रेक्टेंगल बना. रेक्टेंगल से हमारा एक टेबल बना. ठीक है, उसमें अब वो टेबल ऐसे तो है नहीं कि उसमें लाइंस ही हो सिर्फ और वो टेबल बन गया. उसमें कलर्स यूज़ हो रहे हैं, उसमें कलर्स यूज़ होते हैं. ठीक है ना? लाइंस यूज़ हुई, उसमें कलर्स यूज़ हुए. और क्या यूज़ होता है उसमें? अगर उसमें कोई हम प्रिंट देना चाहते हैं, ठीक है ना, वैसे जनरली प्लेन होते हैं, लेकिन वो हमारी नीड के ऊपर डिपेंड करता है हम किसी भी चीज़ को कैसा क्रिएट करना चाहते हैं. ठीक है, अभी हम मान लेते हैं कि अगर हम उसमें प्रिंट भी देना चाहते हैं तो वो प्रिंट किस चीज़ का होगा? किसी भी चीज़ का प्रिंट ले सकते हो. फ्लोरल प्रिंट ले लो, ज्योमेट्रिकल मोटिव्स ले लो, कुछ भी ले लो. तो वो प्रिंट क्या है? एक शेप है, एक फॉर्म है. तो वो शेप और फॉर्म क्या है? एलिमेंट्स हैं. ठीक है, टेबल किससे बना? लाइन से बना. लाइंस क्या है? एलिमेंट्स हैं. उसमें टेबल के अंदर कलर यूज़ हुआ, तो वो कलर क्या है? एक एलिमेंट है.
तो लाइन, शेप, कलर, उसका टेक्सचर किस तरह का है, ऊपर से जो टेबल होती है कैसी होती है, स्मूथ होती है, अगर उसके अंडर वाली साइड से देखते हैं, नीचे वाली साइड से, तो वो रफ टेक्सचर होता है उसका, ठीक है। तो लाइन, शेप, कलर, फॉर्म, टेक्सचर, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। और विदाउट एलिमेंट्स यानी कि विदाउट लाइन, शेप, कलर, फॉर्म, टेक्सचर, लाइट, इनके बिना हमारा डिज़ाइन क्रिएट नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, चाहे वो एक नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है, सब में एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम वापस से अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। मैं आपको ये बता रही थी कि एलिमेंट्स के बिना हमारा कोई भी डिज़ाइन क्रिएट नहीं हो सकता, और हम किसी भी चीज़ में एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तब जाके हमारा वो डिज़ाइन बनता है। अब उन एलिमेंट्स को जो हमने किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए जो एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, उनको किस तरह से यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर हमने फोकस देना है एक वन पर्टिकुलर थिंग पर, ये सब हमें कौन बताता है? ये सब हमें बताते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। लीजिए, हर एक चीज़ जो है एलिमेंट्स से बनाई जाती है, एलिमेंट्स के बिना कुछ भी नहीं बनता। तो उन एलिमेंट्स को किस तरह से हमने अपने गारमेंट में या किसी भी पर्टिकुलर थिंग में यूज़ करना है, उसको बनाने के लिए, डिज़ाइन को बनाने के लिए, ये सब हमें प्रिंसिपल्स बताते हैं कि कैसे तुम्हें लाइंस लेनी है, कहाँ पर तुम्हें एम्फेसाइज करना है, कहाँ पर तुम्हें फोकस करना है, कलर्स यूज़ करने हैं तो किस तरह से यूज़ करने हैं, लाइट कलर कहाँ पर यूज़ करने हैं, डार्क कलर कहाँ पर यूज़ करने हैं, कर्व लाइन हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, प्रोपोर्शन होना कैसे ज़रूरी है, ये सब हमें प्रिंसिपल्स बताते हैं। एलिमेंट्स के बारे में हमें नॉलेज कौन देता है? प्रिंसिपल्स देते हैं कि हमें कैसे उनको यूज़ करना है। आई होप कि आपको एलिमेंट्स और प्रिंसिपल का ये कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि एलिमेंट्स और प्रिंसिपल बेसिकली है क्या, हम पढ़ क्यों रहे हैं एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, क्योंकि एलिमेंट्स और प्रिंसिपल दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा डिज़ाइन बनता है। और हम डिज़ाइन ही तो हमें बनाना है ना, किसी भी गारमेंट में, किसी भी चीज़ में हमें डिज़ाइन ही क्रिएट करना है। तो उसके लिए ना, डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए हमें एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम वापस से अपने रिदम वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। तो रिदम पॉइंट में मैं आपको ये बता रही थी कि जो हमारी ऑर्डरली मूवमेंट होती है लाइन, शेप, कलर की, उनमें रेपिटेशन होना, उनमें ग्रेडिएशन होना, उनमें रेडिएशन होना, ये सब कहलाता है रिदम। मीन्स मैं आपको वन बाय वन इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारा रिदम के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है, रिदम आपको पता चल गया क्या होता है? रिदम होता है किसी भी डिज़ाइन के अंदर फ्लो होना, मूवमेंट होना, ठीक है ना, एक स्मूथ होना किसी भी डिज़ाइन का, ताकि हमारे जो उसमें आई का फ्लो है एकदम स्मूथली ग्लाइड कर जाए, एक फ्लो होना चाहिए डिज़ाइन में, ठीक है। उसका मतलब होता है रिदम, यानी कि लय होनी चाहिए किसी भी डिटेल में, किसी भी डिज़ाइन में। अब इसके ना 3 पॉइंट्स होते हैं रिदम के। वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? रिदम बाय रेपिटेशन, रिदम बाय ग्रेडिएशन, रिदम बाय रेडिएशन। जैसे कि आप मैंने नोट्स भी साथ के साथ प्रोवाइड किए हुए हैं, आप इसमें भी देख सकते हो। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है रिदम बाय रेपिटेशन, जैसे ही इसके नेम से पता चल रहा है रिदम बाय रेपिटेशन, रेपिटेशन मीन्स रिपीट करना, रिदम यानी कि लय। अब देखो किसको रिपीट करेंगे हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम अभी मैंने बताया आपको कि प्रिंसिपल्स हमें एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं कि कैसे उनको यूज़ करना है। तो जो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिदम बाय रेपिटेशन, तो इसमें रेपिटेशन किस चीज़ की होगी? किस चीज़ की होगी रेपिटेशन? इसमें एलिमेंट्स की रेपिटेशन होगी। एलिमेंट्स यानी कि लाइन, शेप, कलर, फॉर्म, इनका रिपीट होना क्या कहलाता है? रिदम बाय रेपिटेशन। किसी भी गारमेंट के अंदर लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, फॉर्म का रिपीट होना, बार बार उनका यूज़ करना किसी भी गारमेंट में, वो क्या कहलाता है? रिदम बाय रेपिटेशन कहलाता है। यानी कि रेपिटेशन ऑफ अ लाइन, कलर, शेप एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं
लाइक आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक रेपिटेशन ऑफ टक्स सीरीज, यानी कि किसी भी गारमेंट में, जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल के लिए एक फिगर ड्रॉ किया है जिसमें क्या है, पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। तो पैटर्न्स क्या है भाई, पैटर्न्स एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स हैं पैटर्न, तो ये क्या हुआ, रिपीट हुए, एलिमेंट्स इसमें रिपीट हुए, तो यानी कि रिदम बाय रेपिटेशन, यानी कि एलिमेंट्स को हमने इसमें रिपीट किया। ये हमें किसने बताया, किस तरह से हमें करना है, ये हमें कौन बताता है, रिदम बताते हैं। और रिदम क्या है, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन का एक सिद्धांत है कि हमें इनको फॉलो करना ही है, तभी हमारे एलिमेंट्स हम सही तरह से यूज़ कर पाएंगे और तभी हमारा डिज़ाइन अच्छा बन पाएगा, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल एक तो ये हो गया पैटर्न रिपीटेड, यानी कि किसी भी गारमेंट में पैटर्न का रिपीट होना रिदम बाय रेपिटेशन कहलाता है। आप कुछ भी चीज़ ले सकते हो, हमें रिपीट करनी है उसको, एलिमेंट का कोई भी पॉइंट ले सकते हो, हमें उस गारमेंट में उसको रिपीट करना है, वो गारमेंट में रिपीट होगा तो वो रिदम बाय रेपिटेशन होगा, बस सिंपल। अब ऐसे ही आप कलर ले सकते हो इसमें, लाइक कलर ले सकते हो, आप बटन्स ले सकते हो, जैसे कि मैंने इसमें बटन का एग्जाम्पल दिया हुआ है तो आप बटन वाला ले लीजिए, आपको ईजिली समझ में आएगा। जैसे मैंने ये जो इमेज बनाई हुई है, इसमें जो इस डॉल की स्कर्ट है, इस पर बटन्स बने हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है रेपिटेशन ऑफ बटन्स। मीन्स बटन्स क्या है, बटन्स एक शेप है ना, सर्कल है, सर्कुलर लाइन है, उसे एक शेप बनी है, फॉर्म बनी है, आउटर शेप है, वो जस्ट कुछ नहीं है, उसमें डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ एक आउटर शेप है। तो आउटर शेप और फॉर्म क्या है, आउटर शेप और फॉर्म, शेप और फॉर्म किस में आती है, हमारी एलिमेंट्स में आती है। तो यानी कि हमारे पैटर्न रिपीट हुए जो कि एलिमेंट थे, हमारे शेप रिपीट हुई जो कि एलिमेंट्स हैं। ऐसी ही हमारी टक्स किससे बनती है, लाइन से बनती है, टक्स होती है हमारी लाइंस, ठीक है। गारमेंट का नैरो स्ट्रिप होती है, ये नैरो फोल्ड ऑफ फैब्रिक, एकदम नैरो। तो ये भी क्या है, एक लाइन है, और लाइन क्या है, हमारे एलिमेंट। तो इसमें क्या क्या यूज़ हुआ, लाइन यूज़ हुई, पैटर्न्स यूज़ हुए और बटन्स यानी कि शेप यूज़ हुई। तो ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं, और इन एलिमेंट्स का किसी भी गारमेंट में रिपीट होना, बार बार उसी गारमेंट में इन एलिमेंट्स को रिपीट करना क्या कहलाता है, रिदम बाय रेपिटेशन। होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आ जाते हैं अपना, वो है रिदम बाय ग्रेडिएशन। इसका मतलब क्या है, देखो स्टूडेंट्स, मैं ना आपको बिल्कुल अच्छे से इन पॉइंट्स को क्लियर कर रही हूँ जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो हम अपने सेकेंड वाले पॉइंट पर वापस आ जाते हैं, रिदम बाय रेडिएशन। रिदम बाय रेडिएशन का मतलब क्या है, रिदम बाय रेपिटेशन पता चल गया, यानी कि एलिमेंट्स का किसी भी गारमेंट में बार बार रिपीट होना रिदम बाय रेपिटेशन कहलाता है। ऐसे ही हमारा सेकंड पॉइंट आता है रिदम बाय ग्रेडिएशन। इसमें भी हमारा एलिमेंट्स ही आएगा, क्योंकि हम प्रिंसिपल पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि हमें पता चल सके कि हमें एलिमेंट्स किस तरह से यूज़ करने हैं, कब यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, कितना अमाउंट उसका यूज़ करना है अपने गारमेंट में, ठीक है ना। इसलिए तो पढ़ रहे हैं हम प्रिंसिपल्स। तो हम कोई भी प्रिंसिपल्स का पॉइंट पढ़ेंगे, चाहे वो बैलेंस हो, यूनिटी हो, रिदम हो, एम्फेसाइज हो, कोई भी पॉइंट हम प्रिंसिपल का जब पढ़ेंगे तो उसमें हमारे एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखना है। अब जो ये हमारा सेकंड पॉइंट है सॉरी, रिदम बाय ग्रेडिएशन। रिदम बाय ग्रेडिएशन में क्या होता है, ये होती है, उसमें थी रेपिटेशन होना एलिमेंट्स का, इसमें है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डिटेल्स, यानी कि जो भी हमारा डिज़ाइन है, जो भी हमारी डिटेलिंग है गारमेंट के अंदर या किसी भी इलस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है, उनकी अरेंजमेंट करना, ऑर्डरली यानी कि एक ऑर्डर में अरेंजमेंट करना डिटेल्स की, अपने डिज़ाइन की, क्या कहलाता है, रिदम बाय ग्रेडिएशन। यानी कि इट इज़ बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ डिटेल्स, इट इज़ नथिंग, इट इज़ बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ डिटेल्स। ये अरेंजमेंट होती है डिटेल्स की, कोई भी डिटेल ले सकते हो आप, कोई भी पैटर्न ले सकते हो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। हमने जस्ट इसको अभी इतना ही ध्यान रखना है कि ये बेसिकली अरेंजमेंट होती है किसी भी गारमेंट के अंदर, डिटेल्स की ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अब डिटेल्स किस तरह की होती है, अब सुनो।
डिटेल्स आर अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, लाइट टू डार्क, इस तरह से, ठीक है, ब्राइट टू डल एटसेट्रा। मीन्स डिटेल्स आपकी कुछ भी हो सकती है। आप चाहे आप कोई डेकोरेटिव मटेरियल यूज़ करो अपने गारमेंट में उसको डेकोरेट करने के लिए। डेकोरेटिव मटेरियल कौन से होते हैं जो हमारे गारमेंट को डेकोरेट करने का काम करते हैं, जैसे कि पर्ल्स, बीड्स, सीक्वेंस, एम्ब्रॉयडरी वर्क, टक्स आ सकते हैं विच इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ डेकोरेटिव। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो भी गारमेंट को डेकोरेट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इनको, ये जो हमारी डिटेल्स है, इनको अरेंज करना उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। उसमें तो था सिर्फ पैटर्न का रिपीट होना, जो हमने फर्स्ट वाला पॉइंट किया, उसमें सिर्फ पैटर्न रिपीट होंगे, उसमें साइज़ वगैरह कुछ नहीं देखना, उसमें सिर्फ पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, हमारे कलर रिपीट हो रहे हैं, लाइन, शेप एट्सेट्रा। लेकिन ग्रेडिएशन में क्या होता है, रिदम बाय ग्रेडिएशन में क्या होता है, हमारी जो डिटेल्स है वो रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि ये एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, इसमें मैंने एक स्कर्ट बनाई हुई है, एक रफल स्कर्ट मैंने इसमें बना रखी है। इसमें क्या किया हुआ है, जो फर्स्ट वाला पार्ट आप देख रहे हो ये बिल्कुल स्मॉल रफल है, ठीक है, स्मॉल रफल है। फिर जो सेकंड वाला है वो मीडियम रफल है, और जो लास्ट वन वाला है वो एक लार्ज रफल फ्रिल है। मीन्स इसमें फ्लो भी है, हमारी आई स्मूथली ग्लाइड कर रही है ना। अब जैसे आप किसी भी गारमेंट को देखते हो, एक रफल वाली स्कर्ट है, उसमें पूरे में ही रफल 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 ऐड है, पूरी वो रफल से फिल है वो स्कर्ट। तो क्या है, हमारी आई की मूवमेंट क्या होती है, एकदम अप टू डाउन होती है, एकदम स्मूथली ग्लाइड कर जाती है उस पर से। तो ऐसे इसमें भी फ्लो तो है, रिदम है इसमें भी। क्या है ये, रिदम। बट रिदम के साथ साथ इसमें हमारे जो साइज़ है वो देखो, साइज़ कैसा है, पहले छोटा फिर मीडियम फिर उससे बड़ा। तो ये क्या है, ये हमारे ग्रेडिएशन है, यानी कि किसी भी डिटेल का, ये किसी भी डिज़ाइन का, किसी भी डिटेल का ऑर्डरली अरेंजमेंट करना उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, क्या कहलाता है, ग्रेडिएशन कहलाता है। ये तो मैंने बताया कि रफल्स का हो गया। ऐसे ही तुम और भी एलिमेंट ले सकते हो, लाइक तुम कलर ले सकते हो। कलर कैसे होगा, कलर में कैसे ग्रेडिएशन होगी, कलर को हम कैसे करेंगे ना। कलर हमारा लाइट टू डार्क हो सकता है, सबसे पहले हमने लाइट कलर लिया, फिर उससे थोड़ा डार्क लिया, फिर उससे डार्क, उससे डार्क, उससे डार्क, ऐसे हम ले सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही हम लाइंस ले सकते हैं, कोई भी लाइन आप ले सकते हो। नेक लाइन पे एक लाइन ली, फिर उससे बड़ी लाइन ली, उससे बड़ी ली। तो इस तरह से हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक छोटी है फिर उससे बड़ी, ऐसे ही कुछ भी ले लो। तो ये सब किस में आता है, यानी कि साइज़ के अकॉर्डिंग डिटेल्स को अरेंज करना रिदम बाय ग्रेडिएशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है रिदम बाय रेडिएशन। अब रिदम बाय रेडिएशन का मतलब, रिदम का मतलब आपको पता है, लय होना किसी भी चीज़ में, किसी भी डिज़ाइन में फ्लो होना, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, अगर आप एक रफल वाली स्कर्ट को देखो, वो पूरी ही रफल से फिल है, ऊपर से नीचे तक उसमें रफल ही रफल ऐड है उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। तो उसमें रिदम है, उसमें लय है, उसमें फ्लो है। कैसे, क्योंकि हमारी जो आई की मूवमेंट है, हम कैसे करते हैं, किसी ने स्कर्ट वेयर की हुई है फ्रिल वाली, हमारी जो आई मूवमेंट है वो अप टू डाउन एकदम स्मूथली ग्लाइड कर जाती है अपने आप ही, तो वो रिदम कहलाता है, उसको हम रिदम बोलते हैं। अब ये जो थर्ड पॉइंट हमारा है वो क्या कहता है कि रिदम बाय रेडिएशन। इसका मतलब ये है किसी भी गारमेंट में एक रेडिएशन होनी चाहिए। मीन्स ये जो हमारी रेडिएशन है ये डेकोरेटिव भी हो सकती है और स्ट्रक्चरल भी हो सकती है किसी भी डिज़ाइन के अंदर। मीन्स जो भी हमारे स्टिचिंग लाइन होती है,
हम गारमेंट में स्टिचिंग लाइन लगाते हैं, हमारी शोल्डर लाइन होगी वहाँ पर स्टिचिंग आती है, हमारा आर्म होल हो गया वहाँ पर स्टिचिंग आती है, हमारी कर्व एरिया जो होता है, हमारी वेस्ट लाइन है वहाँ पर स्टिचिंग आ जाती है अगर हम चोली बना रहे हैं तो मतलब जो भी हम स्टिचिंग लाइन यूज़ कर रहे हैं या फिर हमने जो भी डिटेलिंग या डेकोरेटिव चीज़ें उसमें एलिमेंट इसमें यूज़ किए हैं, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर जो ये लाइन की जो डायरेक्शन है वो रेडिएट होनी चाहिए, बेसिकली अरेंज होनी चाहिए, मूवमेंट जो है विद फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ कैसे, आप एग्जांपल के साथ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने इस पिक्चर में इसमें एक इमेज क्रिएट की है, इसमें क्या है, एक फिगर ड्रॉ है और इसमें एक फ्रंट ओपनिंग ब्लाउज़ है, इस पर बटन्स लगे हुए हैं, सेंटर वाले पार्ट में इसकी ओपनिंग हो सकती है इस ब्लाउज़ की और ये क्लोज़ हो जाता है सेंटर से, ये फ्रंट ओपनिंग ब्लाउज़ है। तो इसमें क्या है, ये जो बटन्स लगे हुए हैं, जैसे आपको इसमें बटन्स दिख रहे हैं, तो ये जो बटन्स लगे हुए हैं इसके ऊपर इन्होंने एक योक बनाया हुआ है, जो ये लाइन वाला पार्ट है ना, जो ये कॉलर से नीचे एक राउंड सी लाइन बनी हुई है, ये हमारा योक होता है, इसको हम योक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो योक वाला पार्ट बनाया हुआ है, योक बनाने के लिए हमें एक स्टिचिंग लगानी पड़ती है, जैसे इसमें लगाई हुई है। तो ये जो स्टिचिंग हमने लगाई है ना, ये बिल्कुल दोनों पार्ट से, क्योंकि ये बीच में से कट है ब्लाउज़, बीच में से ये कट है ब्लाउज़, फ्रंट ओपनिंग ये ब्लाउज़ है, तो ये जो लाइन है, जब हम इस ब्लाउज़ को क्लोज़ करें तो ये लाइन मैच करनी चाहिए आपस में, ये दोनों ज्वाइन होनी चाहिए क्लोज़ करते हुए, ये ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। तो ये सब किस में आता है, रिदम बाय रेडिएशन में आता है, ये रिदम बाय रेडिएशन कहलाता है। यानी कि जो भी स्टिचिंग लाइन है, जो भी हम उसमें एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, अलाइंस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उनका एक्यूरेट होना चाहिए, वो स्ट्रेट होनी चाहिए, वो आपस में ज्वाइन होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, रिदम बाय रेडिएशन कहलाता है। इसमें बेसिकली बस इतना ही है। और ये मैंने ये क्यों बोला कि ये डेकोरेटिव और स्ट्रक्चरल हो सकती है किसी भी डिज़ाइन में, इसका मतलब ये है, डेकोरेटिव आपको पता चल गया, हमने कोई भी अगर डेकोरेटिव एलिमेंट उसमें यूज़ कर रहे हैं, लाइक डेकोरेटिव एलिमेंट्स कैसे, डेकोरेटिव चीज़ें कौन सी होती है, लाइक आप पर्ल्स का ये एग्जांपल ले लो, पर्ल की एक तुम्हारी रो है, ठीक है, एक पर्ल की तुम्हारी रेडिएशन है, बीड्स की एक लाइन है, ठीक है ना, तो वो तुमने अपने नेक लाइन में टाई की, फिर उसके बाद पहले तुमने छोटी ली, फिर उसके बाद तुमने बड़ी ले ली, तो वो है डेकोरेटिव, लेकिन वो भी क्या होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी नेक लाइन कहीं पर है और जो वो तुमने बीड्स की जो माला पहनी हुई है वो कहीं जा रही है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर नेक के पोजीशनिंग में होनी चाहिए। तो ये डेकोरेटिव हो गया। और स्ट्रक्चरल तो मैंने आपको बता ही दिया, जो लाइंस वगैरह होती है वो स्ट्रक्चरल में आ जाएंगी, बेसिक है ना वो, उसमें कोई डिटेलिंग नहीं है। एक योक लाइन क्रिएट की, स्टिचिंग लाइन जो होती है वो बेसिक होती है, जो भी हमारे गारमेंट में स्टिचिंग लाइन लगती हैं, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। हमारे जैसे शोल्डर की जो स्टिचिंग लाइन है वो शोल्डर एरिया पर ही होनी चाहिए, ना तो पीछे जानी चाहिए ना ही आगे आनी चाहिए, ठीक है। ऐसी फ्रंट ओपनिंग किसी भी गारमेंट की है, तो जब हम उस गारमेंट को क्लोज करें तो उनकी फ्रंट ओपनिंग अच्छे से होनी चाहिए, बटन्स आपस में मैच करने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। जैसे बटन के साथ बटन होल दिया होता है ना, वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कि भाई बटन कहीं पर लगा हुआ है और जो बटन होल है वो तो कहीं और ही जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनमें रेडिएशन होनी चाहिए, प्रॉपर पोजीशन में होने चाहिए सब कुछ। जो भी हम एसेसरीज वगैरह, जो भी हम बटन्स यूज़ कर रहे हैं गारमेंट में, जो भी हम डिटेल्स यूज़ कर रहे हैं, योक्स हो गए, पॉकेट हो गया, कॉलर हो गया, ये सारी चीज़ें एकदम बराबर होनी चाहिए, सब कुछ बराबर लगा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हमारा आता है रिदम बाय रेडिएशन में। अब स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है एम्फेसाइज। व्हाट डू यू मीन बाय एम्फेसाइज? I will explain. Emphasize is nothing but it focuses on one particular thing.
यानी कि एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी भी एक चीज़ पर फोकस करना। एम्फेसाइज यानी कि फोकस करना, वन पर्टिकुलर थिंग, किसी भी एक चीज़ पर। ये लाइन इम्पोर्टेंट है। देखो फोकस करना वो अलग है, फोकस करना हम फोकस किसी पर भी कर सकते हैं, लेकिन एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी भी एक चीज़ पर फोकस करना, वन पर्टिकुलर थिंग, फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, इज नॉन एज एम्फेसाइज। सो एम्फेसाइज इज यूज टू क्रिएट इंटरेस्ट इन गारमेंट। एम्फेसाइज से ना किसी भी गारमेंट में इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। कैसे, वो मैं भी आपको बताती हूँ। क्योंकि देखो जैसे कि हम एम्फेसाइज जब यूज़ करते हैं किसी भी गारमेंट में, किसी भी एक क्योंकि हम इंडिविजुअल चीज़ के लिए एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमें अगर किसी भी चीज़ को फोकस में लेके आना तो एक ही तो चीज़ फोकस में लेके आएंगे। अगर हम सबको ही स्पेशल बनाने लगे, लाइक हमने सब जगह ही देखो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लाइक जो भी हमारे एलिमेंट्स है, लाइन, शेप, कलर, ये हमारी आइज़ को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये तो सबको पता है। तो क्या होता है कि लाइक मैं अगर बोल लूँ कोई भी क्रिस्प वाइट कॉलर है, ठीक है, कोई भी तुमने वाइट कॉलर बनाया और वो किसी भी प्लेन सॉलिड ब्लैक कलर या फिर किसी भी डार्क कलर पर तुमने उस वाइट कॉलर को लगा दिया। अब देखो ड्रेस बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सोबर है, जो अपर वाला पार्ट है और जो बॉटम पार्ट है दोनों सेम कलर में है, डार्क कलर में है, ब्लैक ले लो या कोई भी कलर ले लो, है वो पूरा अप टू डाउन सेम और सिंपल। लेकिन उस ब्लैक ड्रेस पर अगर हम वाइट कॉलर अटैच कर दें तो वो सिंपल सी ड्रेस हमारी इन्हांस हो जाएगी उस कॉलर की वजह से, और जो एम्फेसाइज जाएगा हमारा वो कहाँ पर जाएगा, कॉलर के ऊपर, यानी कि हमारी नेक लाइन पर, यानी कि जो हमारा फेस है, हमारी नेक लाइन है, वो फोकस में आ जाएगी, उस पर हमारा एम्फेसाइज हो जाएगा वो पर्टिकुलर थिंग, यानी कि वो पर्टिकुलर एरिया, यानी कि हमारा फेस। क्योंकि जो हमने कॉलर लगाया वो नेक लाइन पे लगाया है, तो नेक लाइन से हमारा फेस जो है फोकस में आ जाएगा, उस पर एम्फेसाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा फेस हाईलाइट होगा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द हमारी होल ड्रेस, ठीक है, क्योंकि वो सिंपल है। तो पूरे में हम, क्योंकि ज़्यादा एलिमेंट हमारा ब्लैक यूज़ हुआ ना, ये इसलिए हुआ कि हमारा फोकस हमारा वाइट कलर पे क्यों गया, वो इसलिए गया क्योंकि जो हमारा कॉलर है वो छोटा पार्ट है, जो हमने उसमें एलिमेंट यूज़ किया वाइट कलर वो स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ किया अपने नेकलाइन के पास, और जो हमारा होल गारमेंट था उसमें हमने ब्लैक कलर यूज़ किया जो कि पूरा कंप्लीट ब्लैक है अप टू डाउन। तो हमारा फोकस जो है उस छोटे वाले एरिया पर जाएगा, ठीक है ना, वन पर्टिकुलर थिंग पर जाएगा, हमारे नेक लाइन पर जाएगा। आई समझ बात? अब एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता इसका मतलब फोकस करना किसी भी एक चीज़ पर। अगर आप किसी भी चीज़ पर फोकस करवाना चाहते हो, अगर आपको नेक लाइन पर फोकस चाहिए तो वहाँ पर कुछ ज़रूरी नहीं है कि कॉलर से ही हम एम्फेसाइज कर सकते हैं, आप कुछ और भी एलिमेंट्स ले सकते हो, आप कॉलर की जगह वहाँ पर कुछ और भी डाल सकते हो। अगर आप ऑर्नामेंटेशन कर दो वहाँ पे नेक लाइन पे तो भी देखो, अगर आपने पूरी ड्रेस सिंपल डाली हुई या आपने कहीं पर भी यानी कि किसी भी बॉडी पार्ट में आपने ज्वेलरी वेयर नहीं की है, और अगर आप नेकलाइन पर एम्फेसाइज करना चाहते हैं, नेकलाइन को आप जो है फोकस में लाना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो नेकलाइन को, तो आप उस एरिया में उस एरिया में आप ज्वेलरी वेयर करो। अगर आप उसी एरिया में ज्वेलरी वेयर करोगे और किसी भी एरिया में नहीं करोगे तो जो आपका फोकस पॉइंट है वो क्या होगा, नेकलाइन होगा, ऑब्वियस सी बात है वो तो, ठीक है ना, सबका ध्यान वहीं पर जाएगा। तो किसी भी तरह से हम एम्फेसाइज क्रिएट कर सकते हैं हम, और वो आपको पता चली गया कैसे, चाहे वो ऑर्नामेंटेशन के थ्रू हो, किसी भी डिज़ाइन के थ्रू हो, या फिर कोई भी ग्रुप हो। ग्रुप इन द सेंस मैं आपको बताती हूँ, लाइक ग्रुप किस चीज़ का हो सकता है, अ ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट और डिटेल्स, यानी कि एलिमेंट्स का ग्रुप, लाइन, शेप, कलर, फॉर्म, टेक्सचर, इनका ग्रुप, यानी कि एलिमेंट को बार बार यूज़ करना किसी भी उसमें,
टक्स बनाया, टक्स कैसे बनते हैं, टक्स सभी को पता है, लाइंस होती है बहुत सारी, एक ही जगह पर बनाए जाते हैं टक्स बहुत सारे, तो वो क्या हुआ, ग्रुप हुआ ना। तो और टक्स क्या है, टक्स के अंदर लाइंस यूज हो रही है, तो वो एक एलिमेंट है। यानी कि ग्रुप के थ्रू हम एम्फेसाइज क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी गारमेंट में ग्रुप हो, जहाँ पर किसी भी चीज़ का, किसी भी एलिमेंट्स का ग्रुप होना भी हमारा एम्फेसाइज क्रिएट करने का एक मेथड है। ऑर्नामेंटेशन के थ्रू कोई भी डेकोरेटिव मटेरियल हम ले सकते हैं, ज्वेलरी हो गया, ठीक है ना, ज्वेलरी वगैरह हो गया, उनके थ्रू हम, बैंगल्स हो गया हमारी रिंग्स होगी, उनके थ्रू हम एम्फेसाइज क्रिएट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है ना। और कंट्रास्ट ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि किसी भी एलिमेंट में कंट्रास्ट के थ्रू भी हम एम्फेसाइज क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कंट्रास्ट होना। जैसे मैंने आपको अभी बताया, ब्लैक ड्रेस के ऊपर हमने वाइट कलर लगा दिया, वो क्या है, कंट्रास्ट ही तो है, ब्लैक और वाइट का कलर कॉम्बिनेशन एक कॉन्ट्रास्ट है, तो उसके कॉन्ट्रास्ट के थ्रू भी हम एम्फेसाइज क्रिएट कर सकते हैं। हम ऑर्नामेंटेशन के थ्रू एम्फेसाइज क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में हमारी मर्जी है, हम कहीं पर भी फोकस कर सकते हैं अपने गारमेंट में एलिमेंट्स के थ्रू, ठीक है ना। बस हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे उनको यूज़ करना है, एलिमेंट्स को सही क्वांटिटी में और किस तरह से यूज़ करना है। अगर आप देखो ब्लैक के ऊपर ब्लैक से ही कॉलर लगाओगे तो क्या वो एम्फेसाइज होगी तुम्हारी नेक लाइन, नहीं होगी ना। तो ऐसे ही हमें एलिमेंट्स को सही क्वांटिटी में यूज़ करना आना चाहिए, तभी हमारी कोई भी चीज़ है जो फोकस में आ सकती है। और एम्फेसाइज में ये सारे पॉइंट्स आते हैं जो मैंने अभी आपको बताए। अब जो डेकोरेशन होती है, डेकोरेशन इन कॉस्ट्यूम, वो कैसे इन्हांस करती है, वो इन्हांस करती है हमारी स्ट्रक्चरल ब्यूटी को, ठीक है। वो क्या प्रोवाइड करता है, एम्फेसाइज प्रोवाइड करता है, यानी कि डेकोरेशन भी हमारे गारमेंट में या हमारी बॉडी पर एम्फेसाइज क्रिएट करती है, फोकस को में लेके आती है हमारी डेकोरेशन किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में यूज़ करो तो वो पर्टिकुलर एरिया तुम्हारा फोकस में आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, वो सबका ध्यान उसी पर जाएगा, ठीक है। ऐसी ज्वेलरी का है। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देती हूँ ज्वेलरी का ही, इसी में ही है ये एम्फेसाइज में, लाइक वेयरिंग अ ज्वेलरी सच एज नेकलेस हो गया, बैंगल्स हो गया, ये क्या है, एम्फेसाइज क्रिएट करने के मेथड है, ठीक है। ज्वेलरी के थ्रू भी हम एम्फेसाइज कर सकते हैं ना क्रिएट, किसी भी एरिया में। डेकोरेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल कोई भी लगा सकते हैं हम, कोई भी डेकोरेटिव मटेरियल है उसके थ्रू भी हम एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, या कॉन्ट्रास्ट के थ्रू, जैसे ब्लैक एंड वाइट का कॉन्ट्रास्ट, उसके थ्रू भी हम एम्फेसाइज क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर भी हमें चाहिए गारमेंट में, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो, अगर आपने इमेजिन करो, अगर आपने एक हाथ में, किसी भी एक हाथ में एक रिंग डाल ली है किसी भी फिंगर में, ठीक है। एक रिंग डाल ली है किसी भी फिंगर में, वन हैंड का ही है सिर्फ, और दूसरे हाथ में आपने 5 उंगलियां दूसरे हाथ में, तो 5 की 5 रिंग डाल ली आपने उस हाथ में। एक हाथ में तो आपने सिर्फ एक ही रिंग डाल ली है, अच्छी सी प्यारी सी, और जो दूसरे हाथ में है उसमें भी अच्छी प्यारी रिंग डाल ली है, लेकिन 5 की 5 उंगलियों में डाल दी। अब मुझे ये बताओ, जो हमारा एम्फेसाइज है या जो हमारा फोकस पॉइंट है वो किस पर ज़्यादा जाएगा, कौन सी चीज़ जो है हमारी ज़्यादा हाईलाइट होगी। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें हमारी एक रिंग है, क्योंकि किसी भी चीज़ को फोकस में लेके आने के लिए ना उसके पास के एरिया में ना स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी चीज़ को हमें फोकस में लेके आना है, अब जैसे मैंने एक हाथ में रिंग डाली है और बाकी सारा पार्ट जो है हमारा खाली है, तो बाकी सारा पार्ट हमारा खाली है, तो वहाँ पर तो किसी का फोकस नहीं जाएगा। तो जो उस खाली वाले हाथ में वो एक रिंग डाली हुई है ना, फोकस जाएगा उस रिंग के ऊपर, ठीक है ना। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। हम होते हैं ना कहीं ऐसे डाल लेते हैं, तो ये फोकस पॉइंट होता है ऐसे। और जो सेकंड वाला हैंड है हमारा, उसमें हमने 5 की 5 रिंग डाली, तो किस पर फोकस जाएगा भाई, 5 की 5 उंगलियों में तो रिंग है, कोई स्पेस ही नहीं है, सारी चीज़ें ब्लर हो जाएंगी, इधर भी ध्यान जाएगा उधर भी जाएगा, तो एक पर्टिकुलर थिंग पर फोकस नहीं जाएगा उसमें, क्योंकि उसमें वन पर्टिकुलर थिंग पर फोकस जा ही नहीं सकता, क्योंकि 5 की 5 उंगलियों में रिंग डाली है, कैसे जाएगा,
कैसे देखेंगे ना हम। अगर किसी भी एक चीज़ को फोकस में लेके आना है तो उसका आसपास का एरिया जो है वो ब्लैंक होना चाहिए, खाली होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए उसके पास, तभी एक हमारी चीज़ फोकस में आएगी। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको टॉपिक समझ में आया हो। मैंने बिल्कुल इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।